नमस्कार बेटा, मैं तरसिंह और ये है TNI का मंच। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जो आपका 16 तारीख को PGT EMRS का एग्जाम होने जा रहा है, उसके जो 80 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के, आपके सब्जेक्ट हिंदी, तो PGT हिंदी का जो आपका पेपर होगा उसमें जो 80 क्वेश्चन आएंगे उन पर एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आप कितना स्कोर ले पाते हैं। कुछ ऐसा ही होगा पेपर जैसा डाला गया है, जो मतलब पेपर का पैटर्न है जो इन्होंने अपनी साइट पे डाला था, वो सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। तो ज्यादा समय खराब न करते हुए आते हैं पहले प्रश्न पर। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई। जो आदिकाल था उसमें किस प्रकार का जो साहित्य अधिक लिखा गया, तो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जैन साहित्य लिखा गया था, नाथ साहित्य भी लिखा गया, सिद्ध साहित्य भी, रासो काव्य भी, बट सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो जैन साहित्य लिखा गया आदिकाल में। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आइएगा जी। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है, स्वयंभू, मेरुतुंग, देवसेन, पुष्पदंत। अभिमान मेरु की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों मेरुतुंग को कहा जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अपना स्कोर जरूर ये करते रहे कि मेरा कितना आया है, इसमें 80 में से टोटल कितना आया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता है उद्योतन सूरी, सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र, राम सिंह। तो प्यारे बच्चों कुमार पाल प्रतिबोध के जो रचनाकार है सोमप्रभ सूरी जी है, बी फॉर बेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का भवभूति कौन है, अर्थात किसको अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, रसखान, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत। तो बेटा इसका उत्तर डी हो जाएगा, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, डी हो जाएगा इसका उत्तर जी। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा बेटे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कबीर ने आत्मा को माना, जिस निर्गुण संत थे कबीर, तो कबीर दास ने आत्मा को माना, ए ईश्वर, बी सखी, सी पति, डी पत्नी। तो कबीर दास ने प्यारे बच्चों आत्मा को पत्नी मानना है और परमात्मा को पति या नायक मानना है, कई बार देखने को मिलता है ये। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि है, अष्टछाप के 8 कवि थे, 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के और 4 थे उनके पुत्र विठलनाथ के। तो इनमें सर्वोपरि सबसे ऊपर स्थान किसका है, ए कुंभनदास, बी नंददास, सी कृष्णदास, डी सूरदास। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर है डी सूरदास सबसे ऊपर है। कहा भी गया है कि भी जी पुष्टि मार्ग को जात जात है। भंवर गीत किसकी रचना है, देखिएगा ध्यान से पढ़ना प्यारे बच्चों, भरमर गीत नहीं है ये, भंवर गीत है। तो इसकी रचनाकार कौन है, ए ऑप्शन पर है नंददास, बी पर है कृष्णदास, सी पर है तुलसीदास और डी पर है सूरदास। तो प्यारे बच्चों ये नंददास जी की रचना है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर भरमर गीत हो तो प्यारे बच्चों भरमर गीत जो रचना है वो सूरदास जी की हो जाएगी, लेकिन ये भंवर गीत है नंददास। नंददास की गोपियां ज्यादा तर्कशील है और वाक्पटुता में भी निपुण है। आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है। रामचरितमानस हिंदी का अमर ग्रंथ माना जाता है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो कांड है उनकी संख्या बतानी है कितनी है, ए 5, बी 15, सी 11, डी 7। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 7 कांड है बेटा इसमें, तो डी इसका ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते अपना स्कोर जरूर नोट करें। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है। तो भक्ति काल के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कथन दिए। तो सबसे पहले जो कथन थे वो भक्ति के बारे में कि भारत देश में भक्ति की शुरुआत कहां पर हुई, उसी से संबंधित प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो बेटा हजारी प्रसाद जी ने कहा था कि जिस तरह से भक्ति भारत में उत्पन्न हुई या शुरू हुई वैसे ही, तो स्वाभाविक, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुक्ल जी ने कहा था मुसलमानों के भय के कारण, तो बेटा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, रीतिकाल के कवि हैं। कई बार पूछा जाता है आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, कि पहले किसका जन्म हुआ, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो बेटा ए ऑप्शन है भूषण, बिहारी, देव, मतीराम। चारों की चारों रीतिकाल के कवि हैं, बी है बिहारी, मतीराम, भूषण, देव।
सी है मोतीराम बिहारी देव भूषण, डी है देव बिहारी मोतीराम भूषण। तो प्यारे बच्चों जहां तक बात है ऑप्शन डी ठीक है, क्योंकि बात करते हैं बिहारी का जन्म कुछ 1595 मानते हैं तो कुछ 1603 मानते हैं, फिर भी उसके बाद मोतीराम और चिंतामणि दोनों का जो जन्म है 1604, और बेटे भूषण का जो जन्म है इन्हीं के भाई थे 1613, देव का जो जन्म है वो 1673। तो बेटा पहले बिहारी आएगा, फिर मोतीराम, फिर भूषण, फिर देव। बी फॉर बेस्ट आपका ठीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 11वां प्रश्न है रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। तो रीतिकालीन जो आचार्य हैं उनकी 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियों में रखा गया है। वो कौन कौन सी है? ए है उद्घातक आचार्य, बी व्याख्याता आचार्य, सी है उद्गाता आचार्य, डी है कवि शिक्षक। तो प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है, कौन सा कोड या कौन सा कुट आपको ठीक लगता है? ए कह रहा है 1, 3 और 4 सही है, बी कह रहा है 1, 3 और 4 सही, बी कह रहा 2, 3 और 4 सही है, सी कह रहा 1, 2 और 4 सही है, डी कह रहा है 1, 2 और 3 सही है। तो प्यारे बच्चों ये जो है ये उद्घातक आचार्य थे, व्याख्यात आचार्य थे, या उद्गाता आचार्य थे, या कवि और शिक्षक थे? तो बेटा ए बिल्कुल ठीक है, बी ठीक है, अर्थात उद्भावक आचार्य थे, व्याख्यात आचार्य थे और कवि और शिक्षक थे। तो कौन सा ऐसा है जिसमें बेटे 1, 2 और 4 है? सी ऑप्शन बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इन्होंने किसी नए पथ की शुरुआत नहीं की, कोई नया जैसे रस है, ध्वनि है, इन्हीं संप्रदायों की इन्होंने व्याख्या की है, नया कोई अलग से संप्रदाय लेकर नहीं आए। इसलिए बेटा ये उद्भावक है, जो उद्गाता होता है वो नया संप्रदाय जो है उसका प्रचलन करता है। 12वां प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नामकरण क्यों किया? जो बेटा रीतिकाल है जिसको मध्यकाल का उत्तर मध्यकाल कहा जाता है कालक्रम के अनुसार, उस उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल क्यों कहा? ऑप्शन ए इस काल में रीति निरूपण सर्वाधिक हुआ, अतः रीति निरूपण इस काल की प्रधान प्रवृत्ति है। डी इस काल में चमत्कार दर्शन का काव्य अधिक है, सी इस काल में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग रीति मुक्त कवियों ने किया, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, इस काल में, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नामकरण दिए हैं वो बेटा प्रवृत्ति के आधार पर दिए हैं। 2 ही काल हिंदी में ऐसे हैं जो बेटा व्यक्ति के नाम पर है, एक तो है भारतेंदु युग और दूसरा है द्विवेदी युग। तो बेटा प्रवृत्ति इस समय में रीति काल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रीति निरूपण ज्यादा हुआ, वो काव्य संबंधी लगा लो रस का, तो बेटा इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके लिए रीति सिद्ध कवि वे कहलाते हैं। देखिएगा 3 उनमें बटे हुए थे रीति काल के कवि, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो प्यारे बच्चों रीति सिद्ध कवि वो कहलाते हैं जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा का विरोध किया, जो केवल अपने आश्रित राजाओं की यहाँ काव्य रचना किया करते थे, जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह नहीं किया किंतु काव्य सर्जन करते समय उनका ध्यान लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा, जिन्होंने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण ग्रंथ उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की। तो प्यारे बच्चों देखिएगा यूं कह रहा जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह नहीं किया किंतु काव्य सर्जन करते समय उनका ध्यान लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा, या ऑप्शन डी है जिन्होंने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते बेटे अगला जो क्वेश्चन है भारत 12 मासा किसकी रचना है? देखिएगा चारों के चारों भारतेंदु युग के हैं, इनमें से एक ने लिखी थी भारत 12 मासा, ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी राधा कृष्ण दास, डी भारतेंदु जी। तो प्यारे बच्चों भारत 12 मासा राधा कृष्ण दास जी की रचना है। ट्रिक भी बता रखी मैंने कि 12 मास राधा जी दुख झेलती रही थी। आगे बढ़ते हैं नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो भारतेंदु जी ने जो नारी शिक्षा के लिए जो पत्रिका निकाली वो कौन सी थी? ए बालाबोधिनी, कविवचन सुधा, भारतेंदु, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो प्यारे बच्चों जो बाल बोधनी कह लो या बाला बोधनी कह लो ये इनकी नारी शिक्षा से संबंधित पत्रिका है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? तो बेटा द्विवेदी युग के कवि है श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बाल मुकुंद गुप्त,
और डी है मैथिली शरणगुप्त। तो आपको बताना है कि किसको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। तो प्यारे बच्चों, मैथिली शरणगुप्त को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था और लगातार ये 12 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे। राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी भारतीय रचना के बाद भाई। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये साहित्यकारों के नाम है और बेटा इनमें से किस साहित्यकार को महाप्राण उपनाम से जाना जाता है? पंत प्रसाद महादेवी और निराला। तो बेटे निराला जी को महाप्राण कहा जाता है। निराला सरोज स्मृति की रचना, राम की शक्ति पूजा, बंगाल में पैदा हुए। कई तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? कि छायावाद की जब परिभाषा दी गई तो किस आलोचक ने छायावाद की ये परिभाषा दी? डॉक्टर बच्चन, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह। तो बेटा डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था। मैंने ट्रिक के साथ बता भी रखा है कि जो नाग है वो छोटा हो चाहे बड़ा हो गई। तो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन जो दरभंगा में पैदा हुए बेटा, तरुणी गांव दरभंगा। तो इनका वास्तविक नाम देखिएगा, इनके 3 नाम है। नागार्जुन इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपना नाम रखा। इनका जो वास्तविक नाम था वो बताना है और एक यात्री नाम से मैथिली में लिखते थे। तो बेटा ए बाबा नागार्जुन, बी बाबा दीन, सी वासुदेव सिंह और डी है वैद्यनाथ मिश्र। तो बेटा इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे और बेटा बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया। 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। 1911 में पैदा हुए बेटे। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रगतिवाद के ठीक बाद प्रयोगवाद आता है। तो उसका आरंभ कब से माना जाता है? 1928, बी 1932, सी 1939, डी 1943। तो बेटे जो प्रयोगवाद है उसकी शुरुआत 1943 से हुई थी, 1942। आगे जी पहला तार सप्तक भाई। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आत्मजयी की रचनाकार कौन है? ये भी आत्मजयी रचना किसकी है? धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा, कुंवर नारायण अगय। तो आत्मजयी जो कविता है वो बेटा कुंवर नारायण जी की रचना है। इसका हमें ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। काफी प्रसिद्ध है जी। ज्यादा लिया और दिया बहुत, बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए हम। तो ये कथन किसका है? बड़ा अच्छा कथन है और बेटा इन्होंने भक्ति काल में जो निर्गुण है उनके ऊपर भी अपने विचार रखे हैं, अपने मत दिए हैं। ए त्रिलोचन, बी अगय, सी नागार्जुन, डी मुक्तिबोध। तो बेटे ये जो कथन है मुक्तिबोध का है। बिल्कुल देश के बारे में देखिए कितनी बढ़िया बात कही है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, सिर पर जूता पैर में टोपी किसकी कविता है? सिर पर जूता और पैर में टोपी किसकी कविता है? तो बेटे ए रघुवीर सहाय, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी दिनकर, डी नागार्जुन। तो बेटा ये जो कविता है लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अपना स्कोर जरूर ध्यान रखेंगे, कितना होगा बाद में कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ताई कहानी की रचयिता विशंबरनाथ शर्मा कौशिक है। हार की जीत कहानी की रचयिता सुदर्शन है। ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। तो बेटा जहां तक है दोनों सही है। ताई कहानी विशंबरनाथ जी की है और हार की जीत सुदर्शन की भी। बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह नहीं है। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का नहीं है? प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप और बेटे इंद्रजाल, मधुआ। तो प्रतिध्वनि भी जयशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह है, आकाशद्वीप भी और इंद्रजाल भी। तो बेटा इसमें से डी ऑप्शन हो जाएगा जो जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। ऐसे आगे बढ़ेंगे बेटा धीरे धीरे। लीजिए इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? सारे उपन्यासकार है। किसने आंचलिक उपन्यासकार लिखे? काफी प्रसिद्ध है जी। फणीश्वरनाथ रेणु, हिमांशु जोशी, अमृत राय, इलाचंद्र जोशी। तो प्यारे बच्चों फणीश्वरनाथ रेणु जी ने आंचलिक उपन्यास लिखे हैं, हमें ध्यान रखना इस बात का। तो जी आगे बढ़ते हैं। आपका बंटी उपन्यास के माध्यम से लेखिका क्या दर्शाना चाहती है? जी आपका बंटी मनु भंडारी जी की प्रसिद्ध रचना। तो ए इसका विषय क्या है? शिक्षित एवं अशिक्षित नारी की मानसिकता को।
बी खंडित माता पिता के बच्चों की दयनीय स्थिति को, सी केवल खंडित दाम्पत्य को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसमें लेखिका मनु भंडारी जी खंडित माता पिता की दयनीय स्थिति को दर्शाते हैं। अरुण बत्रा जी, इसका वो बच्चा जो माता पिता तलाक की दहलीज पर है, तो उसका वर्णन है बेटा दोनों की, बच्चा किसके साथ रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगर बात आती है कि पहला उपन्यास किसे मानते हैं, तो बेटा श्रीनिवास दास का है उपन्यास और परीक्षागृह उपन्यास का नाम है। लेकिन ये अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम उपन्यासकार प्रतिष्ठित किसे मानते हैं, तो बेटा ए ऑप्शन देवकी नंदन खत्री, बी श्रीनिवास दास, सी है पंडित गौरीदत्त, डी है किशोरीलाल गोस्वामी। तो बेटा शुक्ल जी किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित, मतलब जिसकी प्रतिष्ठा है, इज्जत है, मान है, वो उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी को मानते हैं बेटा। इतिहासकार उपन्यासकार है किशोरीलाल जी। निबंध गद्य की कसौटी है, विचार किसका है। निबंध के बारे में जब पूछा गया तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये किसने माना था। ए हजारी प्रसाद, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, डी है शिवदान सिंह चौहान। तो बेटा शुक्ल जी ने माना था कि भी निबंध गद्य की कसौटी है। गद्य के बारे में अगर कुछ वो करना है तो निबंध से बढ़िया कोई रचना नहीं है। खरगोश के सींग निबंध के रचनाकार कौन है। ये निबंध है खरगोश के सींग का भी पूछा जाता है, नेट में पूछा जाता है। जैसे 11 तारीख का आपका नेट का भी एग्जाम है, जो बच्चा बैठना चाह रहा है जल्दी में उसका भी जी प्रैक्टिस पेपर लेके आऊंगा प्रीवियस। ए विद्यानिवास मिश्र, बी रामविलास शर्मा, सी प्रभाकर माचवे, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा खरगोश को सींग प्रभा जैसा होता, खरगोश सुबह जैसा, तो बेटा बिल्कुल सफेद सा मखमली, तो प्रभाकर माचवे जी की रचना है ये। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के नाटक जन्मेजय का नागयज्ञ की कथा कैसी है। ए ऐतिहासिक, बी आधुनिक, सी पौराणिक, डी समकालीन। तो बेटा ये जो नाटक है प्रसाद जी का जन्मेजय का नागयज्ञ, इसकी कथा पौराणिक है, पुराणों पर आधारित है ये कथा। आगे बढ़ते हैं। आहा वेदना मिल विदाई गीत किस नाटक में है। तो बेटा सकंदगुप्त प्रसाद जी का ही नाटक है ये भी। बी चंद्रगुप्त, सी आजाद शत्रु, डी धरऊ समामिनी। तो बेटा ये स्कंदगुप्त की पंक्ति है या वाक्य है, आहा वेदना मिली विदाई। काफी पूछा जाता है, नेट में भी आया हुआ था ये। समय के पांव रेखा चित्र किन का है। समय के पांव ए महादेव वर्मा, बी प्रेमचंद, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी अगय। तो बेटा माखनलाल चतुर्वेदी जी का रेखा चित्र है समय के पांव, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बापू 1940 जीवनी के लेखक कौन है। जैनेन्द्र निराला, घनश्याम बिड़ला, रामचंद्र शर्मा। तो बेटा बापू नाम से जो जीवनी लिखी है घनश्याम बिड़ला जी ने लिखी है, सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। लखनऊ मेरा लखनऊ किसके द्वारा कृत रचना है। विद्यानिवास मिश्र, विश्व प्रसाद तिवारी, मनोहर श्याम जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मनोहर श्याम जोशी इसके रचनाकार है। लखनऊ मेरा लखनऊ याद रखना है, पूछा जा सकता है। मेरी ईरान यात्रा के लेखक कौन है। महेश प्रसाद, सत्यदेव परिवराजक, भारतेंदु अगय। तो बेटा ये जो रचना है वो है महेश प्रसाद जी की रचना है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी ईरान यात्रा वृतांत है इनका। आगे बढ़ते हैं। कहीं ना जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है। वृंदावन लाल वर्मा, विष्णु प्रभाकर, निर्मल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो बेटे ये जो आत्मकथा है भगवती चरण वर्मा की है। कहीं ना जाए क्या कहीं, ये छायावाद के बेटा कवि है भगवती चरण वर्मा। निम्न में से सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है। पलाट का मोर्चा शमशेर बहादुर, सन बोले कण मुस्कुराए विष्णु प्रभाकर, सी पहाड़ों में प्रेम संगीत उपेंद्र नाथ आश्क, डी एकलव्य के नोट्स। तो एकलव्य मॉडल स्कूल है आपके, तो रेणु जी का बिल्कुल ठीक है डी पहाड़ों में प्रेम संगीत उपेंद्र आश्क का है। पलाट का मोर्चा शमशेर बहादुर का। तो बेटा जो सही नहीं है वो है सन बोले कण मुस्कुराए, कन्हैया लाल मिश्र जी की रचना है ये जी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में आधुनिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है। हिंदी में आलोचना की शुरुआत हुई, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, राम कुमार वर्मा है, नगेंद्र है, रामविलास शर्मा है। तो हिंदी में आधुनिक आलोचना के जनक किसे माना जाता है। राम कुमार वर्मा,
रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। तो बेटा यहाँ आलोचना की शुरुआत बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने की थी। डी ऑप्शन एकदम ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, कौन सा श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का भेद नहीं है? देखिएगा श्रृंगार रस के जो दो भेद है, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। तो यूं पूछा गया है कि कौन सा श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का बेटे भेद नहीं है? अभिशाप, अपमान, पूर्व राग या मान। तो प्यारे बच्चों हो क्या जाता है, इसमें नायक नायिका दूर हो जाते हैं। तो किस कारण वो दूर होते हैं? तो बेटा एक तो शाप के कारण, एक बेटे पूर्व राग होता है पहले मिलने से पहले, एक मान अपनी इज्जत रखने के लिए कि मैं जैसे त्याग देते हैं किसी को। तो अपमान इसका जो है भेद नहीं है। अभिशाप भी है, पूर्व राग भी है और मान भी है। इसका ध्यान रखना है बेटे। रस से है ये। जिनके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है विषय आलंबन, संचारी भाव, आश्रय आलंबन, रस आलंबन। तो बेटा जिसके हृदय में होता है उसके ऊपर असर पड़ता तो आश्रय आलंबन होता है, वो बिल्कुल खो जाता है उसमें, रस में। सी करेक्ट है बेटा इसका। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से किसे काव्य प्रयोजन माना? देखिएगा काव्य प्रयोजन का मतलब होता है कि कोई भी कविता या काव्य या रचना क्यों लिखता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय भावना, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी ज्ञान का विस्तार और आनंद अनुभूति, डी है मनोरंजन। तो बेटा मनोरंजन हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने खुद और इनके शिष्य ने दोनों ने खंडन किया था कि भी कविता का विषय न केवल मनोरंजन हो। तो बेटा इन्होंने जो कविता का विषय माना है ज्ञान का विस्तार हो, ज्ञान बढ़े और आनंद की अनुभूति हो। लिखने के बाद लिखने वाला भी आनंद की अनुभूति प्राप्त करे और पढ़ने वाला भी आनंद की अनुभूति प्राप्त करे। तो प्यारे बच्चों इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। यह परिभाषा किसने दी? रस के एक आचार्य हैं, तो उनसे जब पूछा गया कि आप दोष किसे मानते हैं, जैसे काव्य गुण है, काव्य दोष है, तो उन्होंने बोला कि रस के जो अपकर्ष है, कि रस का जो अपकर्ष है वो दोष कहलाता है। तो बेटा ए जयदेव, विश्वनाथ बी पर है, सी पर भामह है, भरतमुनि। तो बेटा भामह हो नहीं सकते क्योंकि अलंकारवादी आचार्य है। तो प्यारे बच्चों विश्वनाथ जी का कथन है जिसने कहा था जी रसात्मकम वाक्यम काव्यम, बड़ी अच्छी परिभाषा थी। तो बेटा जी बी विश्वनाथ जी। रसानुभूति कराने में किस शब्द शक्ति की प्रधानता रहती है? इंसान जब रस की अनुभूति करता है तो कौन सी शब्द शक्तियां? तीन है बेटा, अभिधा है, लक्षणा है और व्यंजना है। किस शब्द शक्ति की प्रधानता ज्यादा रहती है? ए है व्यंजना, बी तात्पर्य, सी अभिधा और डी लक्षणा। तो बेटा जब तक मूल उसमें नहीं खोएगा तो अभिधा जो शब्द शक्ति है वो रस की अनुभूति अच्छे से करा देती है, मूल उसमें खो जाता है इंसान। बड़ी आगे, मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जी अलंकार से पूछा जाएगा, ये आपका व्याकरण लगा लीजिएगा, वहां से है उपमा, मानवीकरण, सदेश, अन्योक्ति। तो बेटा जो कलियां है एक शब्द है, दो अर्थ है इसके जी। तो प्यारे बच्चों यहां पर सलेश अलंकार हो जाएगा जब किसी काव्य में कोई एक शब्द एक बार आता है और एक से अधिक अर्थ देता है। सी फॉर स्लैश। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी के समान, कि तू मोहन के उर में बसी है उर्वशी के समान। इस पंक्ति में फिर आपको एक अलंकार बताना है। तो प्यारे बच्चों ए है अनुप्रास, बी यमक, सी सलेश, डी उत्प्रेक्षा। तो बेटा उर्वशी शब्द दो बार आया है, दोनों बार अलग अलग अर्थ है। तो बेटा बी यमक अलंकार हो जाएगा इसका। बी उर्वशी कि भी एक तो उर्वशी जो माला है और दूसरा उर्वशी, उर मतलब हृदय में बसने वाली। श्री कृष्ण उर्वशी माला पहनते थे भाई। छपे किस प्रकार का छंद है? देखिएगा जैसे मात्रिक छंद होते हैं तो मात्रिक में सममात्रिक भी होता है, विषम मात्रिक भी होता है। तो छपे किस प्रकार का है? ए सममात्रिक, बी विषम मात्रिक, सी अर्ध सममात्रिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटे बी विषम मात्रिक छंद है बेटा छपे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है बेटे? अर्थात भारतीय जो आर्य भाषा थी उसको कितने कालों में बांटा गया है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो इसको भारतीय आर्य भाषा को बेटा 3 कालों में बांटा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, आदिकालीन या प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और बेटे आधुनिक कालीन। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? संविधान सभा जब गठन किया गया संविधान सभा का
वो लंबे समय तक चलती रही चर्चा। तो किस समिति ने सिफारिश की थी कि भी राजभाषा बनाई जाए, किसी एक भाषा को राजभाषा बनाया जाए? तो ऑप्शन ए है नेहरू समिति, ऑप्शन बी गांधी समिति, ऑप्शन सी स्वामी अयंगर समिति, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद समिति। तो बेटा सी फॉर करेक्ट, स्वामी अयंगर समिति ने हिंदी को राजभाषा बनाने की सिफारिश की थी। याद रखना इस बात का, कई बार पूछा जाता है, ये जीके का भी क्वेश्चन है बेटा। ये कौन से भाषा अधिनियम के अनुसार देश भर के केंद्रीय कार्यालयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया? देश में जो कार्यालय 3 श्रेणी में बांटा गया बेटा, कौन सा अधिनियम था? श्रेणी ए, बी और सी, क, ख और ग। ए जिनमें पहली भाषा हिंदी है, बी जिसमें द्वितीय भाषा हिंदी है, सी जिसमें तृतीय भाषा हिंदी है। तो बेटा अधिनियम, ये अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1955 में आया था, 1963 में आया था, या फिर 67 में, या फिर 1976 में। तो बेटा ये राजभाषा अधिनियम आया था प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन 1976 में। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, समाचार पत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? ये बेटा आपकी अभिव्यक्ति से है, क्योंकि क्वेश्चन आपका पीजीटी का है क्वेश्चन पेपर, और पीजीटी में आपका दे रखा है सिलेबस। अगर आप देखेंगे तो अभिव्यक्ति अर्थात 11th-12th में, तो वहां से है ये। समाचार पत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है ए फोटो का, बी भाषा का, सी खेल संबंधी खबर का, डी रिश्ते संबंधी खबर का। तो बेटा सबसे ज्यादा फोटो इफेक्ट डालती है। फोटो बहुत कुछ बोल देती है। जब हम कोई न्यूज सुनते हैं या खबर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, तो फोटो बहुत कुछ बोल देती है। वो लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क पर छपा रहता है, अमिट छाप रहती है उसकी। बड़ी आगे बेटे, आधुनिक मुद्रण का प्रचलन किस देश में हुआ? देखिएगा पहले क्या थी कि भी पांडुलिपि थी, हाथ से लिखते थे जी, पंखों से लिखते थे, हाथ से लिखते थे, पत्रों पे लिखते थे, पत्तों पे लिखते थे, कपड़े पे लिखते थे। तो आधुनिक जो मुद्रण प्रणाली, जो अब प्रिंटिंग है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? ए चीन से, बी जर्मनी से, सी स्पेन से, डी फ्रांस से। तो देखो बेटे, चीन ने जो किया, कागज का आविष्कार किया था, लेकिन बात आती मुद्रण की तो बेटा जर्मनी से, और गुटेनबर्ग ने टाइपराइटर भी बनाया था। जीके का क्वेश्चन भी है, तो बेटा जर्मनी हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। आज इंटरनेट पर 1 सेकंड में कितने शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं? जी ये भी आपका अभिव्यक्ति वाला है, प्रिंट मीडिया जो 11th-12th में। ए 70 शब्द, बी 700 शब्द, सी 7000 शब्द, और डी है 70,000। 1 सेकंड में इंटरनेट इतना बढ़िया हमारे लिए एक यंत्र हो गया, जिसे बेटे 70,000 शब्द 1 सेकंड में दूसरी जगह भेज देते हैं। इतनी फास्ट है। और अब तो 5G चलेगा ही नहीं हमें कुछ समय बाद। मीडिया में बीट शब्द का क्या अर्थ है? मीडिया में बीट जी समाचार की विशेषता में निपुणता, समाचार में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, समाचार के संवाददाता के साथ रहने वाला कैमरामैन, एक तरह की संवाददाता की खाने की सामग्री। तो प्यारे बच्चों, यहां जो मीडिया है उसमें बीट शब्द का समाचार की विशेषज्ञता, कि आपने जो समाचार है उसको किस तरह से प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते हैं, संचार एक प्रक्रिया है, कथन 1 है कि संचार एक प्रक्रिया है, संचार एक घटना, ये कथन 2 है। कथन 1 कहता है कि संचार एक प्रक्रिया है, कथन 2 कहता है संचार एक घटना है। तो ए कथन 2 सत्य है, ए कह रहा कथन 2 सत्य है, बी कह रहा कथन 1 सत्य है, सी कह रहा कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, डी कह रहा कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो संचार एक घटना है या संचार एक प्रक्रिया? तो प्यारे बच्चों, घटना खबर होती है, तो संचार कम्युनिकेशन है, ये घटना नहीं है। तो बेटा कथन 2 गलत है। हाँ, संचार एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। एक कथन 1, तो कथन 1 कौन से में ठीक है? तो बी हो जाए, कथन 1 सत्य है बेटे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़िए प्यारे बच्चे, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे मैं अवश्य दूंगा। व्याकरण का बिटाई रचना के आधार पर वाक्य का भेद है कि कोई तुम्हारा साथ दे ना दे मैं जरूर दूंगा। रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? ए मिश्र वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी सरल वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। बेटे या आ जाए, तथा आ जाए, किंतु आ जाए, और आ जाए, परंतु आ जाए, मैंने बता रखा है। या आ गया संयुक्त वाक्य हो जाएगा प्यारे बच्चे। आगे बढ़िए, मैं
आप ही पढ़ लूंगा वाक्य में रेखांकित पद में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर निजवाचक। तो बेटा अपने आप खुद के लिए प्रयोग किया है वक्ता ने, तो ये निजवाचक हो जाएगा। डी ऑप्शन भाई बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द छाड़ना है। दौड़ता है ए पर है, बी तेज, सी काला, डी घोड़ा। तो बेटे काला घोड़ा काला विशेषण, घोड़ा विशेष्य, दौड़ता है क्रिया और क्रिया की विशेषता बताई गई तेज। तो बेटा तेज क्रिया विशेषण शब्द है, बी फॉर बेस्ट। बड़ी आगे। अंकित नित्य मंदिर जाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, नित्यात्मबोधक, शक्ति बोधक, निश्चय बोधक, अभ्यास बोधक। तो बेटा वो अंकित नित्य मंदिर जाता है, तो नित्यात्मबोधक मतलब प्रतिदिन जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। आजकल के बच्चे प्रतियोगिता से नहीं घबराते, जैसे आप कंपटीशन फाइट करेंगे तो आजकल के बच्चे प्रतियोगिता से नहीं घबराते। ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी है कालवाचक। तो आजकल, आजकल है तो बेटे समय का बोध कराया, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्न छांटने हैं। मेरे हिसाब से आप कर लेंगे गद्यांश के आधार पर। फिर भी एक बार मोटा मोटा। मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है। सच्चा मित्र कौन है, जो सदाचारी और विश्वास पात्र हो, जो आवश्यकता पड़ने पर मदद के लिए सदैव तत्पर रहे, दोषों को बताने से भी हिचकिचाए नहीं और गुणों का बखान करते समय गर्व का अनुभव करे। वास्तव में सच्चा मित्र तो वही है जो हमारी गलतियों को बताए और सुधार का मार्ग दिखाए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो और अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान, मित्र के कण के समान, मिट्टी का कण आएगा बेटा, धूल के कण के समान या मिट्टी के कण के समान दुख को बड़ा दुख समझे, मित्र के बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाए। मित्र जो उसको बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर, मित्र के गुण प्रकट करे और उसे अवगुणों को अपने तक सीमित रखे। विपत्ति के समय में हम मित्र की पहचान विपत्ति के समय में ही होती है। धन रहने पर तो सभी मित्र बनना चाहते हैं, पर गरीबी आने पर एक एक करके सब कर निकाल जाते। सच्चा मित्र इससे ऊपर होता है। तो बेटे एक बार देखते हैं जरा क्या कह रहा है इसका अगला वो, कि भाई पहला प्रश्न क्या है इसका, ध्यान देते हैं। गद्यांश के आधार पर संसार की सबसे बड़ी देन है, तो यहां बेटा मित्र का जिक्र ज्यादा है तो मित्रता हो जाएगा जी। पढ़ दिया, फटाफट करेंगे। इसके बाद उपयुक्त गद्यांश में किस कवि का उल्लेख है, तो किस कवि का जिक्र आया है, सूरदास, कुंभनदा, तुलसीदास, कालिदास। कालिदास ने कहा है बेटा, तो बिल्कुल सी हो जाएगा उत्तर इसका। ऐसे गद्यांश आराम से कर लेंगे आप। फिर भी आपका सच्चा मित्र कौन है, जो कठिन समय में आपका साथ दे, जो केवल खुशहाली में आपका साथ दे, जो आपके अवगुणों का वर्णन करता रहे, जो सबके सामने आपकी गलतियां बताए। बिल्कुल भाई, जो कठिन समय में हमारा साथ देता है, गलतियां आपको बताए सबके सामने नहीं भी। ये देखिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान समझना, वाक्य का क्या भाव। अपने दुख को मिट्टी के समान समझना, अपने दुख को छोटे से छोटा समझना, अपने दुख को बहुत बड़ा समझना, अपने दुख को घातक समझना। तो बेटे अपने दुख को मिट्टी के कण के समान समझना या मिट्टी के समान समझना बेटा, ये है जी। यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है तो मित्र के रूप में आपका क्या दायित्व है, सभी के सामने उसके कार्यों के लिए फटकार लगाएंगे, उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाना, अपने काम से काम रखना, उससे उसके हाल पर छोड़ देना। तो प्यारे बच्चों उसको एकांत में ले जाकर सही रास्ता दिखाएंगे। बिल्कुल भी उत्तर हो जाएगा बेटे। सामान्य लोग भाषा को, ये आपकी पैडागोजी से है, क्योंकि उन्होंने बोला था पैडागोजी से डाल रखा है हमारे ने पैडागोजी। और मेरे प्यारे बच्चों आपकी NEP 2020 से भी आएंगे, तो सबको शामिल किया मैंने जी। सामान्य लोग भाषा को केवल खालिस्तान के माध्यम के रूप में पहचानते। विद्यालय में अध्ययन, संप्रेषण, व्याकरण अध्ययन, एक शब्दकोश। तो बेटे सामान्य लोग भाषा को केवल संप्रेषण के रूप में पहचानते हैं। बी फॉर बेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये आपका पैडागोजी का है। भाषा जो गैर स्थानीय लोगों द्वारा सीखी और प्रयोग की जाती है वह खालिस्तान कहलाती है। द्वितीय भाषा, विदेशी भाषा, बहुभाषा या प्रथम भाषा। देखिएगा यूं कह रहा है, भाषा जो गैर स्थानीय, जो यहाँ के नहीं है, बाहर के लोग सीखते हैं, प्रयोग की जाती है, वह भाषा कहलाती है। तो बेटा ये सारा का सारा जो है वो द्वितीय भाषा, विदेशी भाषा या बहुभाषा। तो बेटे बहुभाषा का कारण ऐसा होता है कि एक से अधिक लोगों की भाषा एक साथ एक कक्षा में,
सी उत्तर हो जाएगा बेटे। सभी भारतीय भाषाओं में दूसरे शब्द होते हैं जो अतिरिक्त शब्द होते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं होता यदि वे अकेले प्रयोग किए जाए, परंतु पहले वाले के समरूप लगते हैं, ये शब्द कहलाते हैं। देखिएगा ये कह रहा सभी भारतीय भाषाओं में एक दूसरे शब्द होते हैं, एक दूसरी भाषा के शब्द होते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं होता यदि वे अकेले प्रयोग किए जाए, परंतु पहले वाले के समरूप लगते हैं, ये शब्द कहलाते हैं प्रतिध्वनि शब्द, युग्म शब्द, भागी शब्द, युगल शब्द। तो बेटा ये कहलाते हैं प्रतिध्वनि, एक जैसे से लगते हैं ये तो प्रतिध्वनि। बेटा A4 बिल्कुल एडवांस है, ठीक है बेटे। इनमें से कौन सा भारतीय भाषा विरासत का एक अखंड भाग है? ए द्विभाषावाद, बी बहुभाषावाद, सी त्रिभाषावाद, डी है एक भाषावाद। तो हमारे यहाँ बेटा बहुभाषा चला हुआ है, एक ही कक्षा में एक साथ अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जैसे आपका AMRS है या की विश्वविद्यालय बेटे आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। यह निश्चित है कि भाषा खालिस्तान में बहुत सारे गहरे बैठी हुई है, मानव मस्तिष्क, लोगों में, समाज में। जिस भाषा को बच्चा सीख लेता है तो बेटा गहराई से बैठ जाती है उसके मस्तिष्क में, मानव के मस्तिष्क में काफी गहराई से बैठ जाती है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? शब्दकोश और व्याकरण, ध्वनि प्रणाली और वाक्य, ध्वनि प्रणाली और व्याकरण, शब्दकोश और वाक्य। तो बेटा जो भाषाविद है उस शब्दकोश का उसमें ध्यान रखते हैं और व्याकरण का A4 एडवांस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। आगे बढ़िएगा। भाषा वह माध्यम भी बन जाती है जिसमें विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है और इस प्रकार खालिस्तान के रूप में चिन्हित होती है। साहित्य की भाषा, शास्त्रीय भाषा, मानक भाषा, उक्त में से कोई नहीं। तो बेटा वो जो जिसमें शिक्षा दी जा रही है वह भाषा जो है माध्यम जब बनती है तो बेटा वो मानक मान ली जाती है। तो C4 करेक्ट मानक भाषा हो अर्थात शुद्ध भाषा हो जाएगी वो जी। त्रिभाषा सूत्र क्या है? पहली भाषा के रूप में मातृभाषा है क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी और तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी। ऑप्शन बी पहली भाषा के रूप में मातृभाषा, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी और तीसरी भाषा के रूप में हिंदी। सी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी, दूसरी भाषा के रूप में मातृभाषा, तीसरी भाषा के रूप में हिंदी। डी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी, तीसरी भाषा के रूप में मातृभाषा। तो बेटा त्रिभाषा पहली भाषा जो हो मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी, अपनी 22 भाषाओं में से कोई एक या अंग्रेजी ऑप्शन में दे रखा है बेटा जी। तो प्यारे बच्चे तीसरी भाषा के रूप में भी अंग्रेजी। तो बेटा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र पहली शिक्षा नीति की देन है। इनमें से कौन सा रचनात्मक नाटक है? देखिएगा ध्यान से, रचनात्मक नाटक कौन सा अर्थात बच्चा किस में रचनात्मक हो जाता है? क्रिएटिविटी होता है, क्रियात्मक होता है। शीशों पर एक साथ खेलना, ब्लॉग और व्हील वाले खिलौने के साथ खेलना, एक दूसरे को झूले पर धक्का देना, एक और बच्चे को ले जाने वाली बोगी को खींचना। तो बेटा यहां पर देखिएगा बच्चा जब ब्लॉग से सीखेगा, व्हील से, तो कभी घर बनाएगा, कभी अपना खिलौना बनाएगा, कभी वो बेटा उसका कुछ बनाएगा, कभी उसकी गाड़ी बनाएगा। तो ये नए नए उसकी क्रियात्मक हो जाता है तो ब्लॉग से खेलना। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने में सक्रिय कौशल है। देखिए भाषा सीखने में बच्चा कब सक्रिय होता मतलब उसका कब होता है? तो जब बेटा वो जी ए सुनना और पढ़ना भी अकेले में बोलना, सी केवल लिखना, डी बोलना और लिखना। ये बेटा बच्चा प्रेजेंटेशन करता है इससे। तो देखिएगा बोलना और लिखना अर्थात अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो ये दोनों के दोनों इनमें बच्चा सक्रिय रहता है बेटे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? देखिएगा पहले था बेटा, पहले का जो ढांचा था वो था 10+2+3। तो अब यूं कह रहा है जो अपनी NEP आई है, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई हमारी 2020 में, उसका ढांचा कौन सा ठीक है? 5+3+3+2+2। ऑप्शन बी 2+5+3+2+2। ऑप्शन 3 2+3+3+4। ऑप्शन 4 5+3+3+4। तो ऑप्शन डी बेटे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 5, 3, 3 और 4 आएगा NEP से आपका बेटे डेफिनेट आएगा। तो NEP के क्वेश्चन सही है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र संलग्न और संदर्भ जो होता है तो बेटा उससे संबंधित हो,
मानकीकृत हो, वह एक रूपी हो, परीक्षाओं पर केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो। तो बेटा एक तो संलग्न हो, बच्चा उसमें शामिल हो, और बेटा एक ये जो उसका जिस संदर्भ में वो कराया जा रहा है तो संदर्भ से जुड़ा हुआ हो, टॉपिक से हो। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने की उच्च संज्ञानात्मकता लाभ। बी, द्वितीय भाषा या द्वि भाषा उपागम विद्यालयों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। डी, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक होता है बेटा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होना। क्योंकि ऐसा बताया गया है कि भी जैसे आपकी एनईपी है, एनईपी 2020 ये कह रही है कि 6 वर्ष की एज तक, 6 वर्ष की आयु तक बच्चे का 85% जो दिमाग है वो डेवलप हो जाता है। तो शुरू में बच्चा बहुभाषी बहुत सारी भाषाएं सीख सकता है, इसलिए ए ऑप्शन बेटा ये अच्छा है। कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना भाषा से संबंधित ज्यादा प्रश्न बनते नहीं तो पूछा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशित के माध्यम से प्रस्तावित करती है? मातृभाषा या घर की भाषा, अंग्रेजी या फिर संस्कृत, या डी ऑप्शन पर है हिंदी। तो प्यारे बच्चों जो हमारी एनईपी है मातृभाषा या घर की भाषा, इससे पहले भी यही था, तो इसी को आगे कंटिन्यू रखा है। आगे बढ़ते हैं, आपकी उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, रटने की क्षमता का परीक्षण, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने में के मापदंड बताना। तो बेटे बच्चे ने पुनरुत्पादन कितना उसने सीखने की क्षमता को नापना, ये है बेटा। तो प्यारे बच्चों एक अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब के लिए मैं इजाजत चाहता हूं, विदाई चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए जी।